हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर न्यू पैटर्न में आने वाला है, जिसका पैटर्न मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, जिस पर जाकर के आप इंग्लिश के पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं। अब आपको आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और तैयारी के साथ साथ अगर आप न्यू पैटर्न के कुछ मॉडल पेपर्स को दिए गए टाइम के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आपको बेस्ट मार्क्स हासिल करने से नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा रिलीज किए गए इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पैटर्न अच्छे से समझ आ जाएगा और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम पेपर को 2 पार्ट्स में डिस्कस और सॉल्व करेंगे। आज इस फर्स्ट पार्ट में हम ग्रामर के क्वेश्चंस और रीडिंग राइटिंग सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन ए ऑफ दिस मॉडल पेपर। सेक्शन ए इज रीडिंग सेक्शन and question number 1 is read the following passage carefully and answer the questions given below. Let's read the passage carefully and then we'll discuss the questions and their answers. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. Dolphin is an intelligent animal that lives in the sea and लुक्स लाइक अ फिश की तरह दिखाई देते हैं। डॉल्फिन्स आप लोग जानते होंगे समुद्र में सबसे फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर्स के रूप में, प्राणी के रूप में जाने जाते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो स्टोरीज हैं जैसे कि हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स, ड्राउन मीन्स होता है डूबना और ड्राउनिंग मीन्स डूबते हुए सेलर्स, सेलर्स मीन्स पर्सन्स हु वर्क ऑन अ शिप और सेल्स अ बोट, नाविक जिसे बोलते हैं हिंदी में। डूबते हुए नाविकों की मदद करने से संबंधित जो उनकी स्टोरीज हैं वो रोमन टाइम से ही बहुत ही कॉमन रही हैं। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन द पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन्स, जितना ज़्यादा हम डॉल्फिन्स के बारे में जानते हैं उतना ही ज़्यादा हम ये रियलाइज़ करते हैं कि उनकी जो सोसाइटी है वो लोगों ने प्रीवियसली जो इमेजिन किया है, पहले जो कल्पना की है उनकी सोसाइटी के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज़्यादा जटिल है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल। ये जो डॉल्फिन्स होते हैं ये दूसरे डॉल्फिन्स की लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करते हैं जब वो बीमार होते हैं। केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स, उनमें जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनकी केयर करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, और उनकी कम्युनिटी में जो भी वीक डॉल्फिन्स होते हैं, जो कमज़ोर डॉल्फिन्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं जैसे कि हम करते हैं। सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव अ लैंग्वेज बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल दैट दे कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। कुछ साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि डॉल्फिन्स की कोई लैंग्वेज होती है, लेकिन इट इज़ मच मोर प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स परहैप्स, इट मीन्स लाइकली टू बी ट्रू। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो बिना शब्दों की आवश्यकता के ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। कुड एनी ऑफ दीज मैमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन? क्या इन मैमल्स में से कोई मनुष्य से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है? मैमल कहते हैं स्तनधारी प्राणी को। Certainly the most common argument in favor of man's superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. निश्चित रूप से ये जो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मनुष्य उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, सुपीरियर मीन्स बेटर और सुपीरियरिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुपीरियर। मनुष्य डॉल्फिन से ज़्यादा सुपीरियर है, इसके फेवर में, इसके पक्ष में जो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट, जो सबसे कॉमन तर्क दिया जाता है वो ये है कि वी कैन किल देम मोर इजीली, हम उनको ज़्यादा आसानी से मार सकते हैं, देन दे कैन किल अस, इज़ द लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री। और ये जो आर्ग्यूमेंट है वो बहुत ही कम सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक।
बहुत ही कम संतोषजनक आर्ग्यूमेंट है ये। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, द मोर वी डिस्कवर अबाउट दीज रिमार्केबल क्रीचर्स, जितना ज़्यादा हम इन रिमार्केबल क्रीचर्स यानी इन डॉल्फिन्स के बारे में हम डिस्कवर करते हैं, द लेस वी अपीयर सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम, और उतना ही कम हम सुपीरियर दिखाई देते हैं जब हम उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जब डिस्ट्रॉय करना मीन्स डैमेज करना या किल करना, जब हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम उनको मारते हैं, तो हम उतने ही कम सुपीरियर प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये था पैराग्राफ जो आपको दिया गया है। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके आंसर्स ढूंढते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन्स पजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस पैसेज के अनुसार डॉल्फिन्स कौन कौन सी ह्यूमन क्वालिटीज रखते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो ह्यूमन क्वालिटीज दिखाई गई हैं जो कि डॉल्फिन्स के भी पास होती हैं, वो बताई गई हैं कि दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, जैसे हम लोग यानी जैसे मनुष्य करते हैं, उसी तरह से डॉल्फिन्स भी दूसरे डॉल्फिन्स की देखभाल करती हैं जब वो बीमार होती हैं। दे केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी। तो इसका आंसर होगा, डॉल्फिन्स लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन्स व्हेन दे आर इल, केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी। दीज आर सम ह्यूमन क्वालिटीज दैट डॉल्फिन्स possess. Next question is, why do some people argue that man is superior to dolphins? कुछ लोग ये आर्ग्यू क्यों करते हैं कि कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट क्यों देते हैं कि मनुष्य डॉल्फिन से सुपीरियर है, बेटर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। Some people argue that man is superior to dolphins because a man can kill them more easily than they can kill a man. कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि मनुष्य डॉल्फिन से ज़्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए देते हैं क्योंकि मैन कैन किल देम मोर इजीली दैन दे कैन किल अ मैन। उनकी तुलना में मनुष्य उनको ज़्यादा आसानी से मार सकता है। और ये किस लाइन में आंसर है? यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। इस पैसेज में उस शब्द को फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए, जिसका अर्थ होता है परहैप्स। परहैप्स मीन्स शायद, अभी मैंने आपको बताया था, और वो वर्ड है प्रोबेबल। प्रोबेबल इज द वर्ड विच मीन्स परहैप्स, और ये वर्ड कहाँ यूज किया गया है? Here. Next question is, find out a word in the passage which is opposite of inferior. उस शब्द को ढूंढिए इस पैराग्राफ में जिसका मतलब है inferior का opposite word, inferior का उल्टा। inferior means होता है कमतर, और इसका opposite word होता है superior, और superior word कहाँ यूज किया गया है? इस जगह पर। So the answer is superior is the word which is opposite of inferior. नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन है, जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है। इसमें आपको लेटर या एप्लीकेशन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लेटर जो आया है यहाँ पर इस मॉडल पेपर में, वो है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने फ्रेंड को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हुए उसको एक लेटर लिखिए। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए कि वो आपको आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी इशू कर दें। हम यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको एग्जाम में इन दोनों में से केवल एक का आंसर देना है। सबसे पहले लेटर देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। तो क्योंकि आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, तो अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को जब लेटर लिखा जाता है तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। उसमें सेंडर्स एड्रेस को राइट हैंड साइड में सबसे पहले लिखा जाता है। यानी आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, इसके बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं, फिर आप लेटर स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड। फ्रेंड की जगह आप अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं। आई होप you must not have forgotten that my birthday party falls on 28th of this month.
आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ या मैं आशा करती हूँ कि आप नहीं भूले होंगे कि मेरी बर्थडे पार्टी इसी महीने की 28 तारीख को होती है। माई पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर विश टू सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो। मेरे माता पिता, बहन, भाई और बहन की इच्छा है कि इसको विद ग्रेट पॉम्प एंड शो मतलब खूब धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। इट विल बी सेलिब्रेटेड एट 4 PM एट आवर रेजिडेंस। इसको हमारे रेजिडेंस मतलब हमारे निवास स्थान पर, हमारे आवास पर 4 बजे शाम को सेलिब्रेट किया जाएगा। आई हैव इन्वाइटेड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स। मैंने अपने बहुत से मित्रों को इन्वाइट किया है। मैनी ऑफ हुम आर नोन टू यू वेल, जिसमें से बहुत सारे मित्रों से आप भी अच्छे से परिचित हैं। योर प्रेजेंस विल एड टू मच टू आवर प्लेजर। आपकी उपस्थिति हमारी खुशी को और बढ़ा देगी। ऑल ऑफ अस विल बी एंशियसली वेटिंग फॉर योर अराइवल। हम सभी आपके अराइवल मीन्स आने की एंशियसली मतलब उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है इस लेटर को। और अपने फ्रेंड को अगर लेटर आप लिख रहे हैं तो आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, योर सिंसियरली, और लास्ट में XYZ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नाम लिखना मना होता है इसलिए उसकी जगह आप XYZ लिख सकते हैं। अब अगर आप लेटर की जगह एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं अपने प्रिंसिपल को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, फिर अपने कॉलेज का नाम डालेंगे, फिर सिटी का नाम, इसके बाद सैल्यूटेशन। अगर प्रिंसिपल लेडी हैं तो उनको मैडम, अगर वो जेंट्स हैं तो उनके लिए सर लिखा जाएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज। सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर टू लखनऊ। उनका ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया है। आई हैव टू टेक एडमिशन देयर इन सिटी मॉडल इंटर कॉलेज। मुझे वहाँ पर सिटी मॉडल इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना है। देयरफॉर आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसलिए मुझे मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कृपया मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC इशू कर दें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। मैं सदा आपकी आभारी रहूँगी या मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली XYZ। धन्यवाद। और लास्ट में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को यानी इस फॉर्मल लेटर को क्लोज करना है। क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप इसको इस तरह से क्लोज करेंगे, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। और लास्ट में क्योंकि नाम नहीं लिखना है तो आप XYZ लिख करके और बाद में डेट डाल देंगे। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग पर बेस्ड होगा। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। और यहाँ पर कुछ हिंट्स भी दिए गए हैं जिसके आधार पर आप अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आपको रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर रिपोर्ट तैयार करनी है। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है और हेडिंग हो जाएगी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसके बाद बायलाइन, बायलाइन मीन्स नेम ऑफ द रिपोर्टर, रिपोर्टर का नाम। अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आप क्वेश्चन से लेंगे, वरना यहाँ पर बायलाइन में रिपोर्टर का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है प्लेस एंड डेट। अब क्योंकि ये रिपोर्ट स्कूल मैगजीन के लिए लिखी जा रही है तो प्लेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डेट डाल दी गई। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी को, तो एक दिन बाद की डेट डाल दिया है, जनवरी 27, 2021। इसके बाद बॉडी ऑफ रिपोर्ट, आपकी रिपोर्ट स्टार्ट होगी। देखिए लिखा है रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज येस्टरडे। गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में येस्टरडे यानी कल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। आपको ओपनिंग पैराग्राफ में जो इवेंट आप इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं उस इवेंट के बारे में बताना है कि वो क्या इवेंट है, कहाँ हुआ और कब हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या इवेंट है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, कहाँ पर हुआ, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में, और कब हुआ, येस्टरडे मीन्स कल यानी 26 जनवरी को। ये सब हमने
इंट्रोडक्शन में यानी ओपनिंग पैराग्राफ में बता दिया। फिर आगे देखिए, द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गार्जियंस वर प्रेजेंट टू सेलिब्रेट दिस डे। इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और गार्जियंस प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। देयर वॉज अ मास रैली विद द NSS वॉलंटियर्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी NSS वॉलंटियर्स की, वॉलंटियर्स मीन्स स्वयं सेवकों की, एक मास रैली मतलब व्यापक रैली हुई। आफ्टर दैट द नेशनल फ्लैग वॉज होइस्टेड एंड नेशनल एंथम वॉज संग। और उसके बाद राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया और राष्ट्रगान को गाया गया। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। स्कूल को फूलों से सुसज्जित किया गया। द SDO ऑफ द लोकल सिटी वॉज द चीफ गेस्ट। लोकल सिटी के जो SDO थे वो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। ही प्रिसाइडेड ओवर द फंक्शन। उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल प्रोग्राम। बहुत सारे विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किया। सम स्टूडेंट्स रिसाइटेड पोएम्स एंड सम अदर्स सैंग पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। कुछ विद्यार्थियों ने कविता पाठ किया और कुछ दूसरे विद्यार्थियों ने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स मतलब देशभक्ति पूर्ण गीत गाए। देन द हेडमास्टर, द चीफ गेस्ट एंड द प्रेसिडेंट एंड सम अदर टीचर्स डिलीवर्ड देयर शॉर्ट स्पीच। और उसके बाद हेडमास्टर ने, चीफ गेस्ट ने, प्रेसिडेंट ने और कुछ दूसरे टीचर्स ने संक्षिप्त भाषण दिए। आवर प्रिंसिपल देन प्रपोज द वोट ऑफ थैंक्स टू एंड द फंक्शन। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल ने फंक्शन को एंड करने के लिए, कार्यक्रम का समापन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। द सेलिब्रेशन केम टू एन एंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स एंड अ क्लोजिंग सॉन्ग। इस कार्यक्रम का समापन मिष्ठान्न वितरण और क्लोजिंग सॉन्ग के साथ हो गया। तो ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। इस तरह से आप जो भी इवेंट दिया जाएगा उस पर रिपोर्ट तैयार करके लिखेंगे। तो रिपोर्ट तैयार करने की जो स्टेप्स हैं वो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, फिर आप बायलाइन लिखेंगे, उसके बाद डेट एंड प्लेस और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट होगी जिसमें कि इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन आ जाएगा और इस तरह आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको चॉइस दी जाती है कि इन 2 क्वेश्चंस में से आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो या तो आप रिपोर्ट लिखिए या तो आप आर्टिकल लिखिए। रिपोर्ट हम देख चुके हैं। अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आर्टिकल के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। मॉर्निंग वॉक की इम्पोर्टेंस पर 60 to 80 वर्ड्स में आर्टिकल लिखिए और इसमें भी आपको हिंट्स दी गई हैं जिसको यूज़ करके आप आर्टिकल लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज़ एंड कंक्लूजन। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल कैसे लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग को लिखने के स्टेप्स लगभग सेम ही हैं। आर्टिकल राइटिंग में भी आपको पहले हेडिंग लिखनी होती है, उसके बाद बायलाइन लिखनी होती है, उसके बाद अपना आर्टिकल लिखना होता है। जो आप जिस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है उस पर इंट्रोडक्शन, फिर डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन। लेकिन बेसिक डिफरेंस जो है रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के बीच में वो ये है कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। आपको फैक्ट्स देने होते हैं, एविडेंस देने होते हैं। ये एक तरह की केस स्टडी होती है। इसमें आप अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, आप एडवाइस नहीं दे सकते कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए था। जबकि आर्टिकल राइटिंग इन्वॉल्व्स राइटर्स पर्सनल ओपिनियंस। आर्टिकल राइटिंग में आप अपनी पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं और आप सजेशंस भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के बीच में। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक पे आर्टिकल कैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, उसके बाद ये बायलाइन हो गई और अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ये इंट्रोडक्शन है। मॉर्निंग वॉक एक अच्छी एक्सरसाइज है। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मॉर्निंग वॉक्स टेंड टू स्टार्ट एंड एंड योर डे इन अ गुड मूड। मॉर्निंग वॉक्स एक अच्छे मूड में हमारे दिन की शुरुआत और अंत करती हैं। फॉर इट वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना होता है। पुट ऑन आवर स्पोर्ट्स शूज़, अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनने होते हैं, एंड शॉर्ट्स और शॉर्ट्स पहनने होते हैं, एंड गो टू अ नियर बाई पार्क, और पास के ही पार्क में जाना होता है। वी आर एबल टू ब्रीथ इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर, हम सुबह की ताज़ी हवा में
सांस ले पाते हैं, विच इज़ रिफ्रेशिंग, कूल एंड इन्विगरेटिंग, जो कि ताजगी से भरी हुई, ठंडी और इन्विगरेटिंग मतलब स्फूर्तिदायक होती है. वी कैन फील आवर पल्स गोइंग अप, ब्लड रशिंग थ्रू आवर बॉडी आफ्टर अ ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक. आफ्टर अ ब्रिस्क मॉर्निंग वॉक मीन्स एक तेज मॉर्निंग वॉक के बाद हम अपने पल्स को, अपनी धड़कनों को बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं और ब्लड को अपनी बॉडी में दौड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं. द वॉक एनर्जाइजेज आवर बॉडी फॉर द डे. ये जो मॉर्निंग वॉक होती है वो पूरे दिन भर के लिए हमारे शरीर को एनर्जाइज कर देती है, ऊर्जा प्रदान कर देती है. वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री एट ब्रेकफास्ट टाइम. ब्रेकफास्ट टाइम में हम हंग्री मतलब भूख का अनुभव करना शुरू कर देते हैं. It has been observed that people who go for a morning walk have been found to be good at their studies. It has been observed, ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, have been found, उनको पाया गया है कि वो they are good at their studies, वो अपने स्टडीज़ में अच्छे होते हैं. Their retention abilities are better than those who do not go for a morning walk. उनकी रिटेंशन एबिलिटीज़, उनकी स्मरण शक्ति आर बेटर देन दोज, उन लोगों से अच्छी होती है जो कि मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते. दे ऑल्सो स्टे हेल्दी एंड एक्टिव थ्रू आउट द डे. और वो लोग जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं वो थ्रू आउट द डे मतलब पूरे दिन हेल्दी और एक्टिव, स्वस्थ और फुर्तीले बने रहते हैं. तो इस तरह आप इस टॉपिक पर आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं. अपने व्यूज़ और भी आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपको सही समझ में आए वो लाइन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन से है. क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका आंसर होगा. तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ओल्ड मैन केम टू मी. ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करिए. तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले पढ़ चुके हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सबके बारे में आप पढ़ चुके हैं. तो अब आपको इस सेंटेंस में ये बताना है कि कौन सा वर्ड है जो कि इसमें एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव को अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ या व्हाट काइंड ऑफ, या हिंदी में कैसा या कैसी करके अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर में एडजेक्टिव मिलेगा. द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे पास आया. अगर हम पूछें कि कैसा व्यक्ति तो आंसर मिलेगा बूढ़ा यानी ओल्ड. तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और आंसर होगा ओल्ड. सेकेंड क्वेश्चन है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब. अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. तो वर्ब आप सभी जानते हैं, इसमें क्या वर्ब होगी, इज़. ये लिंकिंग वर्ब है और इसमें वर्ब है इज़. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्किंग लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्किंग ना होकर के हार्ड वर्किंग है जो कि एडजेक्टिव है. हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती. वह एक मेहनती व्यक्ति है. तो वह कैसा व्यक्ति है, हार्ड वर्किंग. तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा. मैन जो है ये नाउन है, ही जो है प्रोनाउन है और इज जो है ये यहाँ पर वर्ब है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज. स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है. स्ट्रॉन्ग की नाउन फॉर्म होती है स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या बल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वरिड डैश द एग्जामिनेशन. इसमें आपको प्रेपोजिशन भरना है. वरिड के साथ अबाउट लगता है, ये हमारा आंसर है. ही इज वरिड अबाउट द एग्जामिनेशन. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, आई विल नॉट गो विथ यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. आई विल नॉट गो विथ यू ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है. इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. तो पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले हैड लगाना होगा, हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में आई डिड नॉट गो विद यू, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हैड को यूज़ नहीं किया गया है. आई हैड नॉट गॉन विद यू, ये हमारा ऑप्शन सही है. सेकेंड वाला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें हैड लगा है, फिर नॉट लगा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है. तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा आई हैड नॉट गॉन विद यू. थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें हैड नहीं लगा है, और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें हैव लगा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.
चेंज द फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। नीचे सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं इनके आगे ब्रैकेट्स में जिस तरह से डायरेक्ट किया गया है उस तरह से आप इनको चेंज करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है, इसको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से चेंज किया जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए सेड टू को चेंज करके आस्क्ड में चेंज कर दिया जाता है। और अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यही क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करता है। इसके बाद अगर प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा। यहाँ पर प्रोनाउन यू है जो कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब क्योंकि यहाँ हमें सब्जेक्ट की जगह रखना है तो यहाँ पर आई बन जाएगा। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे और इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज राइटिंग अ लेटर। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हु से स्टार्ट होते हैं उनको चेंज करने के लिए हम सेंटेंस बाय होम से स्टार्ट करते हैं और ये सेंटेंस बनेगा बाय होम। इसके बाद सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में BEING बीइंग लग जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये सेंटेंस बनेगा, बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटन। जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सेंटेंस फिर से देख लीजिए, बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ नहीं किया गया है, तो इसमें आपको सही जगह पर पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने हैं और सही जगह पर कैपिटल लेटर्स को यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई रिपोर्टिंग वर्ब आई है, सेड टू, क्योंकि यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब है यानी ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आप ऊपर देख सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है, सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर अगर क्वेश्चन है तो नेक्स्ट जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, पहला अक्षर इन्वर्टेड कॉमा के बाद कैपिटल बनाया जाएगा और फिर सेंटेंस के हिसाब से पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, शिखा सेड टू हर फ्रेंड। शिखा क्योंकि प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस भी यहाँ से स्टार्ट है तो एस कैपिटल बनेगा। फिर सेड टू के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर नए सेंटेंस का पहला अक्षर यानी W कैपिटल हो जाएगा। वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे। अब क्योंकि इस क्वेश्चन वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लगेगा, क्वेश्चन मार्क, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इन वर्ड्स को सही ऑर्डर में रख करके करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करना है और वर्ड्स हैं वॉज, ग्रेट, पैलेस, दिस, किंग, अ, ब्यूटीफुल, बाय, बिल्ट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस किस तरह का है, असर्टिव है, इंटरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है और उसके साथ में इधर बाई भी लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। तो ये सेंटेंस किस तरह बनेगा, दिस ब्यूटीफुल पैलेस, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिल्ट, फिर बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये हो जाएगा, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वॉज बिल्ट बाय अ ग्रेट किंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नीचे एक वर्ड दिया हुआ है, इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं जिनको फिल करके आपको स्पेलिंग कंप्लीट करनी है और ये स्पेलिंग है ओबीडियंस की, और ये स्पेलिंग होगी OBEDIENCE, OBE। इसके बाद आपको D लेटर भरना है, फिर I के बाद E लेटर भरना है और NCE, और इस तरह स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी OBEDIENCE, ओबीडियंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रामर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रांसलेशन है। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी में लिखा हुआ और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है वो है, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रकृति को इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, जीवित शक्ति की इंग्लिश हो जाएगी लिविंग फोर्स, और क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन होगा नेचर इज़ अ लिविंग फोर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। विद्यमान होना मतलब प्रेजेंट होना। नेचर के लिए यह, जब हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे, इट, और ये भी सिंपल सेंटेंस है तो ये हो जाएगा इट इज़ प्रेजेंट। हमारे चारों ओर की इंग्लिश हो जाएगी ऑल अराउंड अस। अपने शांत और सुंदर रूप में, इन इट्स, शांत की इंग्लिश होती काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। फॉर्म मीन्स स्वरूप। इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। जब के लिए यहाँ लगेगा व्हेन, हम, वी, ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आ जाएगी तोड़ना। व्हेन वी ब्रेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आएगी। व्हेन वी ब्रेक प्रकृति के नियम, द लॉज ऑफ नेचर। व्हेन वी ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, फिर कॉमा, इट, यह उग्र हो जाती है। इट बिकम्स फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स उग्र। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। संरक्षण की इंग्लिश होती है प्रोटेक्ट, और सम्मान करना रिस्पेक्ट, और नैतिक दायित्व की इंग्लिश होती है मॉरल ड्यूटी। तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट नेचर। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। अवश्य चाहिए के लिए मस्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा वी मस्ट। बिताने की इंग्लिश आ जाएगी स्पेंड। कुछ समय सम टाइम। प्रतिदिन की इंग्लिश आ जाएगी एवरी डे। प्रकृति के संपर्क में के लिए लिखेंगे इन कॉन्टेक्ट विद नेचर। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन कॉन्टेक्ट विद नेचर। और इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन, जो कि सेक्शन डी है, वो स्टार्ट होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।